नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में 42,000 करोड़ रुपए की प्रमुख योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की हुई शुरुआत। दिल्ली स्थित पूसा में प्रधानमंत्री ने किसानों से किया संवाद। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हमने कृषि के प्रति पिछली सरकारों के लापरवाह रवैये को बदला। प्रधानमंत्री ने कहा खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक और मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना। छात्रों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त। ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर कोर ग्रुप की बैठक। महागठबंधन में बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर मंथन जारी। और दिल्ली टेस्ट पर भी भारत की पकड़ मजबूत। कप्तान शुभमन गिल ने जोड़ा शतक। 518 पर पारी की घोषित। वेस्टइंडीज ने गंवाए 3 विकेट। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। एक बार फिर पश्चिम बंगाल से ये बुरी खबर सामने आ रही है। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। इधर मेडिकल के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बड़ा आरोप रक्षा राज्य मंत्री की ओर से ममता सरकार पर। वहीं भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया है। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। मेडिकल के छात्रों ने इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया और रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है इस मामले में कि पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। वहीं भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। इस बारे में और जानकारी के लिए कोलकाता से बात करने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बक्सी का। प्रसेनजीत, पिछले साल जो डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी उसका मामला भी ठंडा पड़ा नहीं था और अब ये एक और घटना पश्चिम बंगाल से सामने आई है। पराक्रम, देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दे कि रक्षा राज्य मंत्री इसमें प्रतिक्रिया दी है। इसका कारण ये है कि ये जो पीड़िता है उनका परिवार और वो उनका रहने वाला वो ओडिशा के है, इसीलिए जी कल शाम की घटना है। घूमने निकली थी और अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद आज हमें पता चला है कि ये सब कुछ हो गया है। और इसमें जो दोषी है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया उन्हीं के साथी है। और आरजीकर की घटना में जिस तरह की हमने देखे थे, करीब करीब उसी तरह से यहाँ पे भी हम देखा। और दुख की बात यह है कि अपने जो क्लासमेट है इस तरह की, या अपने जो हॉस्पिटल में बाकी साथी है वही यहाँ पे
हम एक्यूज कह सकते हैं। यहाँ पे पीड़िता जीवित है जी। ये हमारे लिए एक सुकून की बात है। क्या स्थिति में है क्या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा। उसका मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल जांच हो चुका है। लेकिन बंगाल की स्थिति ऐसा ही है, किसी दिन किसी सांसद अपना चेहरे पर लथपथ हुए खून ऐसे स्थिति में अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल के जो बेटी है जो बाद में लोगों की इलाज करेंगे वो इस तरह की स्थिति में उनकी मौत हो जाती है। नहीं तो इस तरह की स्थिति में वो माँ बाप को बुलाकर पुलिस थाने पे शिकायत दर्ज करने में बाधित हो जाते हैं। मुझे पता नहीं इसके बाद भी ममता बनर्जी क्या कहेंगे, लेकिन जो छात्र वहां पे है वो अपना प्रतिवाद दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। और साथ में एक जरूरी बात मैं बता दूं कि अभी अभी मेरे हाथ पे एक चिट्ठी आया जी। वो जो वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, एक चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखे है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले बार ये वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने ही सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस उठाए थे तो इन्होंने इन्हीं का चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाए थे और जिस कमिटी ने किस तरह से सुरक्षा विधि पूरे देश में लागू किया जाए इसके बारे में चर्चा करने के लिए एक कमेटी पूरे देश में बनाए थे। अब उस कमेटी का स्थिति क्या है, उस कमेटी इस मामले को उठाएंगे, निगरानी करेंगे कि नहीं, क्या करेंगे, उस कमेटी का हाल क्या है, इसके बारे में क्या है। प्रसन्नजीत बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, समय की कमी हमारे पास में। जो आरोपी था बलात्कार का, क्या वो गिरफ्तार हुआ है अभी? ये इसके बारे में पुलिस की तरफ से सीधी तरह से कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन एक परिचय इसके बारे में हमें पता चल रहा है। मैं परिचय के बारे में अभी सीधी तरह से कुछ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसका परिचय के बारे में पता चले या समाज माध्यम में इसके बारे में आ जाए तो उसका एक दूसरा पहलू है जो हो सके कि समाज में एक दूसरे तरीका का विद्रोह का कारण बन सकता है। हाँ, एक रिसेंटमेंट तैयार करे। ठीक है। तो अगर इसके बारे में फॉर्मली पुलिस की तरफ से कुछ बताया जाए तो हम बताएंगे। ठीक है। तो देखिए, आरजीकर की घटना की जो आग थी वो अभी ठंडी नहीं हुई थी और उसके बाद में अब हम ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बलात्कार और खून की जो दरिंदगी है, इसकी राजनीति से और इस तरह की घटनाओं से कब आखिर ऊपर उठेगा पश्चिम बंगाल? ममता सरकार आखिर कब जागेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल प्रसन्नजीत बख्शी इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें, दुर्गापुर स्थित मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने इस दरिंदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की है। दुर्गापुर में जो घटना हुई एक बेटी के साथ, जो दरिंदगी हुई, यह बात का द्योतक है कि बंगाल के अंदर रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो गया, संविधान का शासन खत्म हो गया। उड़ीसा की एक रहने वाली एक बेटी, बड़े अरमान से उसके पिता ने सोचा होगा मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, एमबीबीएस कर। दुर्गापुर में एक मेडिकल कॉलेज में उसका प्रवेश कराया और जो घटना हुई है उसके साथ बलात्कार और जो प्रताड़ित किया गया है, यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत घृणित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से गेहूं और चावल के अलावा दालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए फसलों में विविधता लाने का आग्रह किया ताकि प्रोटीन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सके। प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं करते हुए
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात निर्भरता कम करने के लिए दलहन मिशन जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान 24,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के साथ ही निर्धारित किए गए 100 जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाया जाएगा। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,440 करोड़ रुपए की लागत वाली दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। उन्होंने दलहन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने पर जोर दिया। गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है। खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 815 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए देश की कृषि प्रणाली में सुधार जरूरी थे और इन्हें 2014 में ही शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दलहन की खेती में लगे किसानों से बातचीत की। इन्हें कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में मूल्य श्रृंखला आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ हुआ है। इन किसानों को किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ की सदस्यता और कृषि अवसंरचना कोष के तहत सहायता भी प्राप्त हुई है। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विशेष कृषि कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने किसानों के कल्याण को सर्वोपरि रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और अमेरिका से शुल्कों के बावजूद किसानों के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार के अडिग रुख की प्रशंसा की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर स्लैब में कमी से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसान ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरणों पर अच्छी खासी बचत कर रहे हैं। कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरों को कम करके किसानों को बड़ी राहत दी है। छोटे ट्रैक्टर पर 23,000 रुपया बचेंगे,
35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर लगभग 43,000 रुपया बचेंगे और बड़े ट्रैक्टर पर भी लगभग 65,000 रुपया तक बचेंगे। अलग अलग कृषि के यंत्र सस्ते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। किसानों का हित आपके लिए सर्वोपरि है और इसलिए इसी मंच से आपने उद्घोषित किया था कि देश के हित सबसे ऊपर है और किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसका मुख्य मुद्दा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करना और उन्हें अंतिम रूप देना है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैठक में शामिल हैं। कोर ग्रुप की बैठक से पहले बिहार भाजपा के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर भी नेताओं की मुलाकात हुई। आज कोर ग्रुप की बैठक के बाद भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी जल्द बुलाई जाएगी। बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट पर इस बार चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के वहां से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं राघोपुर जा रहा हूं और वहां के लोग जो तय करेंगे वही किया जाएगा। गौरतलब है कि राघोपुर राजद की पारंपरिक सीट रही है और अभी तेजस्वी यादव वहां से विधायक हैं। राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जन स्वराज की बात को घर घर पहुंचाया है। उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल जब केंद्रीय कमेटी की बैठक हो तो उसमें उनकी बात को शामिल किया जाए और कल उस पर जैसे बाकी सीट पर निर्णय होगा वैसे राघोपुर पर भी होगा। इसलिए आज मैं खुद से जा रहा हूं, राघोपुर दिन भर रहूंगा। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली अब चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने कहा कि इस होल्डिंग एरिया में अनारक्षित टिकट यात्रियों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश भर के 76 रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यात्री सुविधा केंद्र नाम से स्थायी होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है। इस होल्डिंग एरिया में अनारक्षित टिकट यात्रियों के लिए तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कम करने के लिए देश भर के 76 रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, जहां अनारक्षित टिकट यात्रियों को स्वच्छ पेयजल, टॉयलेट, पंखे और बैठने के लिए कुर्सियों समेत सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। देश भर में 76 स्टेशंस पे इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है, जैसे कि पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म पे आके भीड़ न करनी पड़े। ओवरऑल देश भर में रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाने का बड़ा काम हाथ में लिया हुआ है,
जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फोकस के साथ रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसमें लगातार नई पटरियां बनाना, नए स्टेशन बनाना, नए होल्डिंग एरिया बनाना, नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करना, नए जनरेशन के लोकोमोटिव लेना, कोच का प्रोडक्शन बढ़ाना, हर तरह का काम जो एक नए लेवल पे लाने का हाथ में लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बन जाने से आगामी दिवाली और छठ त्योहार के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और इससे प्राप्त अनुभवों का उपयोग भविष्य में अन्य स्टेशनों पर भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस साल छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन्स का व्यवस्था की गई है और ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि बहुत मात्रा में कैपेसिटी बढ़ाई है। नई पटरियां आप देख रहे हैं, करीब करीब हर दूसरे तीसरे कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी नई पटरियों का अप्रूवल देते हैं। पटरियों का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक तरीके से रिकॉर्ड संख्या में करीब 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। तो ओवरऑल एक बड़ी मात्रा में रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। 12,000 में से करीब 10,700 ट्रेन्स ऑलरेडी नोटिफाई हो गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए होल्डिंग एरिया में 6,000 से अधिक यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की गई है। यहाँ 22 अनारक्षित टिकट काउंटर और 25 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड, लगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर और पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। टेक्नोलॉजी कंपनी क्वालकॉम के प्रेसिडेंट और सीईओ क्रिस्टियानो आमोन ने नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में भारत और क्वालकॉम के बीच तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को शानदार बताते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और स्किलिंग में भारत की प्रगति पर बात हुई। बातचीत का मुख्य केंद्र भारत के सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के साथ साथ भविष्य की 6G तकनीक रहा। इससे पहले क्वालकॉम के सीईओ ने भी एक्स पर एक पोस्ट में भारत के साथ मिलकर एआई, स्मार्टफोन, पीसी और ऑटो जैसे क्षेत्रों में एक नया इकोसिस्टम बनाने में गहरी रुचि दिखाई। भारत में अमेरिका के नए राजदूत पद नामित सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत पद नामित सर्जियो गोर से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा हुई। उन्हें इनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 123वीं जयंती के अवसर पर देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शनिवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताबदियारा पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने लोकनायक की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने सिताबदियारा में बने लोकनायक स्मृति भवन और पुस्तकालय का भी अवलोकन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने जेपी आंदोलन के सेनानियों और ग्रामीणों से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपनी जिंदगी को नैतिक साहस, सादगी और त्याग का प्रतीक बनाकर हमारे बीच सदैव एक प्रकाश पुंज की तरह रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी and or yes, it is very affectionately he has been remembered. JPG was not just a freedom fighter, he was a conscience keeper of our democracy. From the struggle for independence to the call of total revolution,
in the 1970s, his life remained a beacon of moral courage, simplicity, and sacrifice. महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर विद्यापीठ ने राष्ट्र संत टुकड़ूजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि राष्ट्र संत टुकड़ूजी महाराज का मानना था कि कोई व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, भाषा या संप्रदाय से नहीं बल्कि अपने गुणों से महान होता है। राष्ट्र संत टुकड़ूजी महाराज इनकी आज पुण्यतिथि है और स्वाभाविक रूप से उनको अभिवादन करने के लिए आज नागपुर विद्यापीठ ने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया। राष्ट्र संत का नाम हमारे यूनिवर्सिटी को है और इसमें 2 विश्व रिकॉर्ड हुए हैं। जो स्वर्गीय टुकड़ूजी महाराज थे, उन्होंने जनता का प्रबोधन किया। समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, मानवता और स्वच्छता, ये उनके अभियान के विषय थे। उनको बहुत बड़े प्रमाण पर मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट होनी चाहिए, ये उनका भाव था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भदोही में इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी देश में कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए ही प्रधानमंत्री ने यहां पर इंडिया एक्सपो मार्ट की स्थापना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4 सालों से लगातार इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है ताकि यहां के हैंडमेड कारपेट को निर्यात की सुविधा मिले। इसलिए विदेशी खरीदारों को यहां पर बुलाकर उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। 8-10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार के द्वारा परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि ये सैकड़ों वर्षों की एक विरासत हमारे पास है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस प्रयास की श्रृंखला में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना प्रारंभ की थी सन 2018 में। आज ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, जिसमें भदोही में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमने कारपेट को ही उसका पार्ट बनाया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट के नुकसान पर 131 रन बना लिए हैं। जॉन कैम्पबेल को 10 रन पर आउट करके जडेजा ने भारत को पहली सफलता दिलाई। जडेजा ने इसके बाद त्यागनारायण चंद्रपॉल को 34 रन पर आउट किया। वहीं एलिक एथनॉज 41 रन बनाकर कुलदीप की गेंद पर आउट हुए। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन पर घोषित कर दी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे दिन शतक जड़ा। ये उनके टेस्ट करियर का 10वां शतक रहा। वो 129 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने आज 2 विकेट पर 318 रन से आगे खेलना शुरू किया। पहले दिन के नाबाद बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपने ओवरनाइट स्कोर में सिर्फ 2 रन ही जोड़ सके और 175 के स्कोर पर रन आउट हो गए। भारतीय टीम की नजर इस मुकाबले को जीतकर टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर है। भारतीय टीम ने पहला टेस्ट पारी के अंतर से जीता था। और इसी के साथ ही दूरदर्शन समाचार के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।